अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि एफआईए में 1394 सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, जो कि मुख्तलिफ कैडर की हैं। उसमें एएसआई की सीट भी है, उसमें एसआई की सीट भी है, उसमें असिस्टेंट भी है, स्टेनोटाइपस भी है, यूडीसी एलडीसी की सीट भी है और कांस्टेबल की सीट्स भी हैं। तो इसकी तैयारी के लिए जो है वो हमने एक सेशन स्टार्ट किया है, जिसके हवाले से पहला लेक्चर हमने कल आपके साथ शेयर किया था, और वो था एफआईए एक्ट 1974 से रिलेटेड। आज उसी हवाले का सेकंड लेक्चर है। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो कि हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो इस नंबर पे एडमिन से राब्ता कर सकते हैं। नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। हमारा सेशन स्टार्ट हो चुका है, बच्चे डेली क्लासेस ले रहे हैं। उसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, डेली जूम पे क्लास भी होगी और डेली आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे जो है वो आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप ये टेस्ट पास कर सके। ठीक है जी। तो ये था जी हमारा ब्रीफ सा जो है वो इंट्रोडक्शन। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि ये अथॉरिटी कब बनी, क्यों बनी, इसकी थोड़ी सी मैंने हिस्ट्री बताई थी। आज उसी से रिलेटेड कुछ और चीजें डिस्कस करते हैं कि जब स्टार्ट में एफआईए को बनाया गया तो उसका पर्पस क्या था। यानी 1975 में जब ये बनी तो इसका पर्पस क्या था। पर्पस सबसे पहले ये था कि इसने स्मगलिंग को रोकना है, और इसके अलावा क्या करना था, नारकोटिक इसको कंट्रोल करना है। नारकोटिक्स क्या होती है, मंशियात वगैरह। उसके अलावा जो करेंसी ऑफेंस हैं इनको रोकना है। करेंसी ऑफेंस क्या होते हैं, करेंसी ऑफेंस का मतलब यह है कि कोई बंदा जाली करेंसी बना लेता है, या कोई शख्स जो है वो अपने पास डॉलर जो है वो जखीरा कर लेता है, या कोई और करेंसी जो है वो जाली तौर पर जखीरा कर लेता है। तो इस तरह के अगर कोई ऑफेंस क्राइम जो है वो कमिट करता है। अच्छा, फॉरनर से रिलेटेड लॉज, फॉरनर से रिलेटेड यानी कोई फॉरनर यहाँ पे आता है और आके कोई जुर्म करता है, तो उससे रिलेटेड जो है वो जो मैटर्स हैं, जो लॉज हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा, वो भी एफआईए करेगा। और इसके अलावा जो है वो इंटर प्रोविंशियल ऑफेंस, इंटर प्रोविंशियल ऑफेंस यानी कोई एक सूबे के अंदर कोई काम कोई रहने वाला है और वो दूसरे सूबे में जाके वहां पे कोई क्राइम करता है, ठीक है, या एक सूबे में जो है वो कोई जुर्म करके वो दूसरे सूबे में भाग जाता है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी इसको कौन डील करता था पहले। अब तो खैर पुलिस जो है वो उस सूबे की पुलिस के साथ मिलके कोऑर्डिनेशन के साथ भी ये काम कर लेती है, लेकिन उससे पहले ये था कि एफआईए को जो है वो स्पेशली ये टास्क दिया गया था कि आपने ये काम जो है वो करने हैं। अब लेकिन पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, केपी पुलिस, बलूचिस्तान पुलिस जो है उनको आपस में जो है वो कोऑर्डिनेट कर लेते हैं अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन होती है। तो उसके लिए बकायदा एसओपीज मौजूद है। तो ये था जी स्टार्ट में ये पर्पस था। कब स्टार्ट में, जब इसको बनाया गया। अब जो है ये कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रहा है ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो अगर हम बात करें कि इसमें हायरार्की क्या है, हायरार्की का मतलब ये है कि कौन किसको रिपोर्टिंग है, ठीक है। सबसे ऊपर कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है। तो ये इसमें देखें जरा, हायरार्की में सबसे ऊपर जो है वो डायरेक्टर जनरल होता है, डीजी, ठीक है। डीजी के बाद जो है वो एडिशनल डीजीज आते हैं, एडिशनल डीजीज। एडिशनल डीजी जो है वो हर डिपार्टमेंट के ऊपर एक जो है वो एडिशनल डीजी होता है, यानी जितने इसमें विंग हैं उतने एडिशनल डीजीज हैं। जैसे और इसके अलावा जो है वो नॉर्थ का डीजी अलग है, साउथ का डीजी अलग है, इसी तरह से लॉ का अलग है, ठीक है। उसके बाद एंटी करप्शन के लिए अलग है, और बाकी जो क्राइम्स है हर क्राइम के लिए जो है हर विंग के लिए अलग अलग एडिशनल डीजी, ठीक है। तो ये सारे के सारे किसको रिपोर्टिंग है, ये डीजी को रिपोर्टिंग होते हैं। इससे नीचे होते हैं डायरेक्टर्स। तो ये डायरेक्टर्स जो है वो क्या होते हैं, ये एडिशनल डायरेक्टर्स के, एडिशनल डीजीज के नीचे डायरेक्टर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये एडिशनल डीजी को रिपोर्टिंग होते हैं। इसके बाद होते हैं डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर्स। उसके बाद आते हैं असिस्टेंट डायरेक्टर। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर और डिप्टी डायरेक्टर से याद आया कि एक नया इदारा बन रहा है जिसमें 800 प्लस सीट्स हैं। कितनी सीट्स हैं, 800 प्लस, और ये बहुत जल्द एडवर्टाइज हो जाएगा। और इसमें डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल की और बहुत अच्छी अच्छी सीट्स हैं। तो इसके लिए आप लोग जरूर कोशिश कीजिएगा। और ये इदारा जो है वो इसी एफआईए के अंदर से ही जो है ना, ये जो साइबर क्राइम विंग था, इसका आगे हम पढ़ेंगे, इसका एक विंग है साइबर क्राइम। साइबर क्राइम विंग जो है उसको अलग किया जा रहा है, अलग करके एक अलग से इदारा बनाया जा रहा है, ठीक है। तो पहले तो वो एफआईए के विंग के तौर पे काम कर रहा था, अब जो है वो एक सेपरेट इदारा होगा। तो उसके अंदर बेसिकली ये सीट्स आ रही है, और 800 प्लस सीट अच्छा खासा नंबर है, और सारी की सारी सीट जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर है। अच्छा, असिस्टेंट डायरेक्टर्स के बाद जो है वो कौन से होते हैं, वो इंस्पेक्टर्स होते हैं इसमें। उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स होते हैं, ठीक है, और कांस्टेबल्स होते हैं, कांस्टेबल्स। इसके अलावा अगर सपोर्टिंग स्टाफ में देखा जाए तो इसमें कौन कौन होता है। सपोर्टिंग स्टाफ का मतलब ये है कि ऑफिस स्टाफ कौन कौन सा होता है। तो इसमें असिस्टेंट होते हैं, जो कि आजकल सीट्स आई हुई हैं, ये ऑफिस स्टाफ है। इन्होंने फील्ड में नहीं जाना होता, ना इन्होंने यूनिफॉर्म पहननी होती। उसके अलावा जो है वो यूडीसीज होते हैं, एलडीसीज होते हैं, अपर डिवीजन और लोअर डिवीजन क्लर्क हैं, ठीक है, और स्टेनोटाइप। तो ये थी जी इसकी हायरार्की, जो कि मैंने आपको सारी की सारी बता दी कि कौन जो है वो यहाँ पे काम करेगा, कौन किसके अंडर होगा। अच्छा, डीजी जो है वो किसको रिपोर्टिंग होता है, डीजी रिपोर्टिंग होता है सेक्रेटरी इंटीरियर को, सेक्रेटरी इंटीरियर। और इससे ऊपर कौन होता है, इससे ऊपर होता है वजीर दाखिला, ठीक है।
अच्छा, ये सारे सवालात आपको क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? उसकी वजह ये है कि ये इंटरव्यू में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ये टेस्ट में आपसे पूछ लिए जाते हैं। होता ये है कि बच्चे बाकी सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन ये जो है ये तैयारी ये छोड़ देते हैं। अच्छा, और इसमें अब बहुत सारे बच्चे जो हैं वो राब्ता कर रहे हैं कि सर हमें नोट्स दे दें या हमें वो किताब दे दें जिसके ऊपर लिखा होता है कि एक महीने में FIA की तैयारी करें। तो वो छोटी सी किताब होती है, हर सेक्शन में से थोड़े थोड़े सवालात उन्होंने दिए होते हैं, तो उस किताब को पढ़ के आपको जो है वो दिली तौर पे तसल्ली जरूर हो सकती है, लेकिन इम्तिहान पास नहीं होता। और उसके बाद बच्चे फिर क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं मुझे सीटें बिक गई हैं और यहाँ पे जो है वो रिश्वत और सिफारिश चल गई है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जब तक आप अच्छे तरीके से पूरी तरह से तैयारी नहीं करेंगे तो आप सोचे भी ना कि आपका क्या ख्याल है कि वो ASI लेवल की या SI लेवल की सीट जो है वो आपको ऐसे प्लेट में रख के दे देंगे। ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, शदीद मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको ये सीट मिलेगी। और ऑन दी अदर साइड जो है बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि ये सीटें जो है ये बिक जानी है, ये सीटें जो है वो मेरिट पे नहीं मिल रही। तो बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है? अगर आप मेहनत कर रहे हैं ना तो अल्लाह ताला पे बिलीव रखें कि आपको सीटें मिलेंगी। मैं इस जो टीचिंग की फील्ड है इसमें मैं पिछले तकरीबन कोई 15 साल से हूँ। हम उससे पहले हम पढ़ते भी रहे हैं, पढ़ाते भी रहे हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को हायर होते हुए देखा है जो कि फीस भी पे नहीं कर सकते थे, जिनके बारे में मुझे पता है कि ये किसी को 1 रुपया भी नहीं दे सकते, ठीक है? और ऐसे ऐसे लोग जो हैं वो आज बहुत अच्छी जगहों पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये है, और ऐसे लोगों को मैंने एक से ज्यादा मल्टीपल जॉब्स के ऊपर, सिर्फ पंजाब में नहीं पूरे पाकिस्तान के अंदर, विफाक की जॉब जो है पूरे पाकिस्तान में आती है, उनके ऊपर भी मल्टीपल जॉब्स पे उनको मैंने रेकमेंड होते हुए देखा है। तो इसका मतलब ये है कि मेरिट एग्जिस्ट करता है। हाँ, कई छोटे मोटे डिपार्टमेंट में कुछ थोड़ा बहुत चल जाए तो चल जाए, लेकिन अदरवाइज जो है वो इस तरह से नहीं होता जिस तरह हम सोचते हैं। तो आपने इस तरह के किसी भी शख्स की बातों के ऊपर जो है वो नहीं आना, ना किसी को पैसे देने हैं, सिर्फ जो है वो अपनी मेहनत पे बिलीव करना है और अल्लाह ताला पे अपना ट्रस्ट रखना है। अच्छा भाई, FIA के अंदर विंग्स कौन कौन से हैं? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितने काम करता है FIA उतने विंग्स हैं, ठीक है? FIA का हर जो डिपार्टमेंट है ना, एक डिपार्टमेंट के अंदर भी सब डिपार्टमेंट है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है कि ये इसके विंग्स हैं। अब FIA में कौन कौन सा विंग है? एक तो है एंटी करप्शन। एंटी करप्शन का तो आपको पता है कि क्या काम करता है? जो सरकारी मुलाजमीन जो है वो करप्शन करते हैं उनको पकड़ता है। ये एक सूबाई इदारे भी होते हैं इसमें एंटी करप्शन के। उसके बाद इकोनॉमिक क्राइम है। इकोनॉमिक क्राइम कोई भी जो है इकोनॉमी से रिलेटेड कोई भी क्राइम है, कोई पैसे जो है वो होर्डिंग कर रहा है, कोई इस तरह के डॉलर जो है वो छुपा रहा है, कोई डॉलर की जो है वो बाहर स्मगलिंग कर रहा है, इस तरह के कोई भी काम, कोई भी क्राइम जिसका ताल्लुक इकोनॉमी के साथ है, वो सारे के सारे जो है वो उसके लिए एक अलहदा से विंग मौजूद है। इसी तरह से उसके बाद है कि साइबर क्राइम विंग। इसके ये जो है इसके लिए एक नया इदारा बनाया जा रहा है, जिसमें भी मैंने आपको बताया कि तकरीबन 800 प्लस सीट्स आ रही है। उसके बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग है। ट्रैफिकिंग, ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग है, इसका क्या काम है? एक तो ये जो लोगों को यहाँ से ले जाते हैं डंकी वगैरह लगवाने के लिए और गैर कानूनी तौर पर दूसरे मुल्क ले जाते हैं वो, और प्लस इसके अलावा जो स्मगलिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए एक अलग से पूरे का पूरा विंग मौजूद है FIA का। इसको भी FIA देख रहा होता है जी। उसके बाद है जी इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। ये जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं जहाँ पे एंट्री पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उसके अलावा जो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, यानी बॉर्डर्स जहाँ पे एंट्री एग्जिट होता है, एयरपोर्ट्स हैं जहाँ पे कोई बाहर से आ सकता है, और इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं वहां पे जो है वो मुख्तलिफ इन्होंने कुछ, पाकिस्तान में टोटल 27-28 पॉइंट है, वहां पे इनके बंदे मौजूद होते हैं। हर किसी के पास जो है वो इसकी एक्सेस होती है। ASF के पास भी एक्सेस है, ISI के पास भी है, IB के पास भी है, इसी तरह FIA के पास भी इसकी एक्सेस होती है, ठीक है? तो वो लोग जहां से भी गुजरते हैं जिस भी पॉइंट से, तो वहां पे बकायदा उनका जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है कि इस शख्स ने, ये जो फॉरनर आया है, इसने कहाँ कहाँ पे जो है वो ट्रेवल किया। और खास तौर पे ऐसे इलाके होते हैं जो कि सेंसिटिव हैं, जैसे कि डेरा गाजी खान है, कि वहां पे जो है वो हमारा एटॉमिक एनर्जी का प्लांट है। इसी तरह से और एरिया खुशाब साइड पे जो एरियाज हैं वहां पे हमारे एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स हैं। तो उन एरियाज के अंदर के करीब भी जो लोग जाते हैं, फॉरनर्स जाते हैं, उनका बकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है, ठीक है? और वो देखा जाता है कि कौन कौन से लोग हैं, किस किस ने यहाँ पर ट्रेवल किया है। तो ये जी इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि तमाम इदारे इसके साथ इंटीग्रेट है, सारे इदारे जो है वो इसके साथ लिंक है। उसके बाद है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IP राइट्स। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है ट्रेडमार्क, ठीक है? उसके अलावा जो है वो आपके लोगो होता है बिजनेस का, ठीक है? उसके बाद कॉपी राइट्स होते हैं आपके। अच्छा, जैसे KFC जिस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, क्या आप उसकी तरह का बिल्कुल उसी तरह लिखे होटल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। उसकी वजह क्या है? कि वो ट्रेडमार्क उन्होंने रजिस्टर करवाया हुआ है। ये जो हुकूमत पाकिस्तान का ये निशान आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कि आप इस तरह का निशान अपने कारोबार का बना सकते हैं? नहीं बना सकते, बिकॉज इसके कॉपीराइट्स जो है वो महफूज है। इसका ये जो ट्रेडमार्क है ये महफूज है हुकूमत पाकिस्तान के नाम से। तो इसी तरह से अगर कोई सिंगर कोई गाना गाता है, ठीक है,
और तो कोई और उसको गाने को जो है वो उसकी मर्जी के बगैर नहीं गा सकता या अपने नाम से जो है वो नहीं गा सकता। उसकी वजह क्या है, उसके कॉपीराइट्स उसके पास महफूज होते हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं ये भी जो है वो इनको भी इन्फोर्स करवाने के लिए अगर कोई शख्स जो है वो इनकी खिलाफवर्जी कर रहा है तो कौन एक्शन लेगा, उसके लिए भी एफआईए एक्शन लेगी। और अगर आपने कोई कारोबार किया हुआ है और उसमें उसमें कोई शख्स जो है वो आपके कारोबार के सेम नाम पे और आपने उसको रजिस्टर्ड भी करवाया हुआ है और कोई सेम नाम से कोई और शख्स कारोबार स्टार्ट कर लेता है तो आप उसके खिलाफ एफआईए में एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। तो ये है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद आ जाता है जी इमिग्रेशन। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं उनको एयरपोर्ट से जो है वापस भेज दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें बहुत बहुत सारा रोल जो है वो एफआईए का होता है, बहुत सारी उसकी मल्टीपल रीजन होती है जिस वजह से उनको वापस भेज देते हैं। इंटरपोल के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी जो है वो एक अलग से विंग मौजूद है, ठीक है। तो इंटरपोल का रिप्रेजेंटेटिव इदारा पाकिस्तान में कौन सा है, वो एफआईए। इसके बाद आ जाती है जी एफआईए एकेडमी। एफआईए एकेडमी का काम जो है वो इम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देना है। जब आप यहाँ पे हायर हो जाएंगे तो आपको ट्रेनिंग कहाँ पे दी जाएगी, एफआईए एकेडमी में ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। ट्रेनिंग के लिए आपको वहां पर भेजा जाएगा। इसके बाद है जी काउंटर टेररिज्म विंग है इनका, ये बाद में बनाया गया था जब पाकिस्तान में टेररिज्म ज्यादा हो गया। काउंटर टेररिज्म के लिए अलग से विंग है और उसके बाद एक लॉ विंग है, ठीक है, जो इसकी लॉ मेकिंग वगैरह करता है, जो इसका इसके रूल्स कैसे बनाने हैं। इसी तरह से अगर एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है तो वो सारी जो चीजें हैं वो कौन देखता है, वो इसका लॉ विंग है वो देखता है। और एक टेक्निकल विंग है, टेक्निकल विंग जो है वो आईटी से रिलेटेड चीजें जो है वो देखता है। उसके अलावा कोई और टेक्निकल मामलात पे जो है वो इदारे को असिस्ट करता है। तो ये वो सारे विंग्स हैं और ये वो सारी एक्टिविटीज हैं जो इस वक्त एफआईए परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको इसमें से बता दिया कि इसमें से एक जो है वो विंग अलहदा करके एक अलहदा से इदारा बनाया जा रहा है, ये वाला, ये साइबर क्राइम विंग है। इसको इसको अलहदा करके क्या बनाया जा रहा है, अलग से एक इंस्टीट्यूशन एक इदारा जो है वो बनाया जा रहा है। अच्छा जी, इसके बाद जो है ना वो कुछ और सवालात जो बच्चे बार बार इसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आई थॉट कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं ताकि आपको ये पता लग जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड। तो ये वो सारे तकरीबन मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो जो इसके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अच्छा, कुछ और बच्चों के सवालात हैं कि पेपर किस तरह का होगा, ठीक है। तो कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है बच्चों के वो भी यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स कितने होंगे इसके, मार्क्स बच्चों 100 मार्क्स का पेपर होगा और क्वेश्चंस कितने होंगे, क्वेश्चंस भी 100 होंगे। इसके बाद आपके पास टाइम कितना होगा, टाइम आपके पास 90 मिनट्स होंगे। ये जो पिछले जितने भी पेपर्स आप लोगों के हुए हैं उसकी बेस पे जो है वो हम आपको बता रहे हैं। अभी इन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन ये है कि जो पास्ट में आपके एग्जाम्स हो चुके हैं उसकी बेस पे जो है वो तकरीबन यही पैटर्न होता है। टेस्ट टाइप क्या होती है, टेस्ट टाइप होती है जी एमसीक्यू, यानी एमसीक्यू बेस्ड जो है वो आपका पेपर होता है। क्या ये पेपर पे होता है, नहीं पेपर पे नहीं होता, कंप्यूटर पे होना है। अच्छा, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें, तो उन तमाम बच्चों के लिए ये जवाब है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। अगर आपने, इसका मतलब ये है कि आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। अगर 100 के 100 क्वेश्चन हैं तो सारे अटेम्प्ट करने हैं। अब देखें 90 मिनट है, 100 क्वेश्चन, इसका मतलब है कि आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट नहीं है, थोड़ा टाइम है। तो आपने जो है वो जल्दी करनी है। और आप सब लोगों के पास जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो आपके पास जो है वो रिस्ट वॉच होनी चाहिए। अपनी पूरी तैयारी करके जाना है, ऐसे नहीं कि बगैर प्रिपरेशन के चले गए और कोई तैयारी नहीं है, आपकी कोई चीज नहीं है। तो सारी प्रिपरेशन भी करनी है, उसके अलावा जो बाकी लवाजमात है वो भी पूरे करने हैं, ठीक है। वॉच आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपनी रोल नंबर स्लिप होनी चाहिए, अपना आईडी कार्ड होना चाहिए। इन सारी चीजों के साथ जाना ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो। अच्छा भाई, लैंग्वेज क्या है आपके पेपर की, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज आपके पेपर की होगी इंग्लिश। उर्दू में पेपर नहीं होगा, इंग्लिश में पेपर होगा, सब लोग जेहन में रखें। और पेपर जो है वो कैसे होगा, वे ऑफ पेपर क्या होगा, वो कंप्यूटर पे होगा। अच्छा, अभी बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं और उनको अप्लाई करने में ये मुश्किलात पेश आ रही हैं। वो कहते हैं कि जी कि एज लिमिट तो जी 28 है असिस्टेंट के लिए, या वो कहते हैं कि एज लिमिट जो है वो 25 है एएसआई वगैरह के लिए। तो बेटा, ये जो एज लिमिट 28 लिखी हुई है उसके नीचे अगर आप गौर से पढ़ें थोड़ा सा, तो उन्होंने लिखा है +5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन। इसका मतलब है कि जहां 28 लिखा है उसका मतलब है 33 साल एज लिमिट है, जहां 25 लिखा है उसमें 5 और ऐड कर दें, इसका मतलब है कि वहां पे 30 साल की एज लिमिट है। तो आप लोग सारे लोगों को मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई अब आप लोग जो है वो आप लोगों ने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, अगर आप वाकई जॉब लेने में इंटरेस्टेड हैं तो एटलीस्ट आप सारी की सारी जो एडवर्टीजमेंट है उसको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा करें, उसको देखा करें कि उसमें क्या क्या कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और उसमें अब बहुत सारे बच्चे जो हैं, मैं मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ इसलिए अप्लाई नहीं करना, वो ये समझ रहे हैं कि हमारी एज जो है 28 साल से ज्यादा हम अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि हमारी एज जो है चूंकि 25 साल से ऊपर गुजर गया इसलिए हम अप्लाई नहीं कर रहे। हालांकि आपके पास 5 ईयर की जनरल एज रिलैक्सेशन मौजूद है, ठीक है। और इसमें आपको किसी किस्म की एज रिलैक्सेशन अलग से क्लेम करने की जरूरत नहीं है। जब आप अप्लाई करेंगे तो आप, अगर आप जो एज है वो इस ब्रैकेट के अंदर है 33 ईयर्स में असिस्टेंट के लिए और बाकी जॉब्स के लिए 30 ईयर्स
के नीचे आपकी एज है, ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर किसी की एज जो है वो 29 साल है, तो वो किसी भी सीट के लिए अगर अप्लाई करता है तो वो एज रिलैक्सेशन को नॉट एप्लीकेबल करेगा, ठीक है, उसको जरूरत ही नहीं है। तो ये वो सारी चीजें हैं, अगर आप सिर्फ अपनी एडवर्टीजमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ लें तो ये चीजें सॉल्व हो सकती हैं। अच्छा, और वो तमाम बच्चे जो कि ये समझते हैं कि खाली खाली इधर उधर से नोट्स नोट्स पकड़ के जो है वो आपकी तैयारी हो जाएगी, तो बेटा ऐसा नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर प्रिपरेशन करें अगर आप वाकई सीरियस हैं, ठीक है। अदरवाइज जो है अगर आप ऐसे जो है वो एक्सपीरियंस के लिए जा रहे हैं कि चले देखें तो सही सरकारी नौकरियों के जो है वो कैसे पेपर होते हैं, तो वो उसके लिए आप जरूर चले जाएं। अदरवाइज अगर आप वाकई पेपर को पास करना चाह रहे हैं, ठीक है, एक अच्छा एक्सपीरियंस चाह रहे हैं इससे, तो उसके लिए प्रॉपर तैयारी करें। आई एम नॉट सेइंग कि जी आप मेरे पास ही तैयारी करें, सारे लोग जो है वो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एकेडमी इंस्टीट्यूट जो है वो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो आपको पंक्चुअल कर देता है, आपको डिसिप्लिन कर देता है। आप देखें, डेली जब आपकी क्लास होती है, डेली जब आपका टेस्ट होता है, तो आपको पढ़ना पड़ता है, आपको पता है कि मैंने फीस पे की हुई है, अब मैंने पढ़ना भी है। अदरवाइज जो है वो आप डेली बेस पे इतनी रेगुलरिटी के साथ नहीं पढ़ सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप स्कूल जाते हैं। अगर आप स्कूल ना जाएं, ये मैं आप लोगों के साथ एक मिसाल है आपको एक सिचुएशन आपके सामने रखता हूँ। अगर आप स्कूल ना जाएं और ये सोचें कि मैं घर में ही पढ़ लूंगा, या आप कॉलेज ना जाएं और आप ये कहें कि मैं घर में ही पढ़ लूंगा, तो आप कितने बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ सकते हैं? मेरा ख्याल है कि 10% भी बच्चे ऐसे नहीं होंगे जो पढ़ सकते हैं। यही रीजन है आप लोगों के फेल होने की, ठीक है। उसकी वजह यह है कि बचपन से आप लोगों को आदत होती है इदारे के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ पढ़ने की, ठीक है। हम स्कूल में होते हैं, पहले कॉलेज में चले जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं, और बाद में हम क्या करते हैं कि जो असल प्रिपरेशन है, ये भी तैयारी जो है, ये आपसे बहुत ज्यादा टाइम मांग रही है, आपसे जो है बहुत ज्यादा एफर्ट्स मांग रही है, आपसे कंसंट्रेशन मांग रही है। और इसके लिए अब क्या करते हैं, आप इसके लिए कहते हैं कि वो कहीं कहीं से कुछ सस्ते नोट उठा के और उसको उसको रट्टा मार ले और उससे पास हो जाए, ऐसा नहीं होता बेटा। आपको इसके लिए प्रॉपर जो है वो तैयारी करनी पड़ेगी, प्रॉपर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा और प्रॉपर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, जो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, जो पंक्चुअल होते हैं, उनको उनको किसी भी इदारे की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद ही कर सकते हैं। बट ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डेली बेस पे जो है वो उस डिसिप्लिन के साथ, उस पंक्चुअलिटी के साथ नहीं पढ़ पाते। तो उन बच्चों के लिए जरूरी ये है कि वो कोई ना कोई इदारा जो है वो लाजमी ज्वाइन करें। हमारे पास बेशुमार सक्सेस स्टोरीज हैं, ठीक है। फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स हम लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ सिटीज के अंदर, पूरे पाकिस्तान के अंदर सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर। अगला जो लेक्चर है हमारा, उसमें क्या होगा, उसमें हम लोग FIA एक्ट के जो है वो मुख्तलिफ सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 सेक्शंस हैं और एक स्केड्यूल है, इनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अभी एट द एंड में आपको दोबारा जो है वो एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए कि जो बच्चे हमारा सेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो जो है वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये नंबर है जी हमारा, तो ये एडमिन का नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं अगर आप हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहें। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफ़िज़।